In part number 7 beta, we start with the point 5 unified arrangement during the crisis. क्लियर बेटा? अगर कंट्री के अंदर बेटा किसी भी तरीके के क्राइसिस यानी कि कोई भी इस टाइप के बेटा एमरजेंसी वाली सिचुएशंस क्रिएट होती है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में किस तरीके से बेटा देश को चलाया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे यूनिफाइड अरेंजमेंट के बारे में बताया गया है कि देर आर 3 प्रोविजंस ऑफ द एमरजेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान ने बेटा 3 पर्टिकुलर प्रोविजंस में ये बताया है बेटा कि कौन से ऐसे टाइम पीरियड हैं जिस टाइम पे कंट्री के अंदर एमरजेंसी लगाई जा सकती है। फर्स्ट वन इज द नेशनल एमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर एट द टाइम ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अटैक और द आर्म्ड रेबेलियन। अगर बेटा नेशनल एमरजेंसी कब डिक्लेयर होती है बेटा? अगर पर्टिकुलरली वॉर डिक्लेयर हो गई हो, बराबर। मान लो हमारे इंडिया की वॉर अगर चाइना के साथ या इंडिया के बीच में वॉर 1962 में हुई थी, क्लियर। पाकिस्तान के साथ भी हम 3 टाइम वॉर्स कर चुके हैं। तो ये पर्टिकुलर जब वॉर की कंडीशन होती है बेटा उस टाइम पे कंट्री में नेशनल एमरजेंसी लगा दी जाती है। नेशनल एमरजेंसी का मतलब होता है बेटा एक तरीके से कंप्लीटली प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है बेटा। उस समय कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कंट्री में वर्कआउट कर सकती नहीं है। ओनली द वन एंड पर्सन लाइक प्रेसिडेंट टेकिंग ऑल काइंड ऑफ डिसीजंस। ठीक है, उस समय जो भी डिसीजंस जो कुछ भी काम कंट्री के अंदर होता है वो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू किया जाता है। फिर बेटा एक्सटर्नल अटैक, ठीक है, बाहरी कोई ऐसा आक्रमण हुआ हो तो ये भी वॉर की तरीके से ही है। जैसे अभी चाइना ने बहुत सारी जगह बेटा आपने देखा कि किस तरीके से हमारी लैंड को एक तरीके से उसने अपने एक्सपेंडिंग पॉलिसी के थ्रू छीनने की कोशिश की थी। ओके। और फिर बेटा आर्म्ड रेबेलियन, जैसे कंट्री के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स है, जैसे हमारे कंट्री में भी बेटा हम टेररिज्म, नक्सलवाद, माओवाद, इन बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से बेटा सब्जेक्ट से जूझते हैं। तो कभी अगर देश के अंदर ही विद्रोह हो जाए, आर्म्ड रेबेलियन हो जाए, तब जाके कंट्री के अंदर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। ये बहुत ही ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस होती है जिस समय देश में इमरजेंसी लगाई जाती है, क्योंकि अगर कंट्री को बेटा बचा कर रखना है तो पूरे ऑल ओवर द कंट्री एक ही तरीके के रूल्स रेगुलेशन देश के हर एक नागरिक को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं, जिसकी वजह से नेशनल इमरजेंसी इस टाइम पे डिक्लेयर की जाती है। जैसे कि पर्टिकुलरली बेटा वॉर के टाइम पे कई बार ब्लैकआउट है ना डिक्लेयर होता है। ब्लैकआउट होने का मतलब है कि अगर वॉर की कंडीशन है, हम सिटी में रह रहे हैं बेटा, तो भी रात के समय हम किसी भी तरीके की लाइट, दिया, मोमबत्ती कुछ भी जला नहीं सकते हैं, बराबर। अगर ऐसा होगा, अगर बेटा किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे रोशनी वगैरह दिखाई देती होगी तो जो बाहर की कंट्री के जो एयरक्राफ्ट वगैरह, क्योंकि रात के समय किसी भी तरीके से, पहले के समय में तो ये बहुत ज़्यादा वैसे क्रिटिकल सिचुएशन होती थी, लेकिन अभी तो क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि नाइट के टाइम पीरियड में भी इन चीज़ों को अब रडार सिस्टम में सब कुछ जज करके रोक लिया जाता है। लेकिन फिर भी अभी भी नाइट के टाइम पे बेटा काफ़ी कंडीशन डेंजरस हो जाती है और ऐसी कंडीशन में कंट्रीज़ के अंदर ब्लैकआउट डिक्लेयर किया जाता है। तो इस ब्लैकआउट के टाइम पीरियड में हमको लाइट वगैरह किसी भी तरीके की रोशनी जलाने की कोई इजाज़त नहीं होती है, क्लियर। तो अगर ये नेशनल इमरजेंसी में इस समय अगर कंट्री में एक तरीके का रूल नहीं हो तो हर जगह हर प्लेस पे लोग ऐसे रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। क्यों? क्योंकि कंट्री को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इस तरीके के रूल्स जरूरी हो जाते हैं। फिर सेकेंड नंबर कि ड्यू टू द लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन, अगर कानून व्यवस्था बेटा एकदम से ब्रेक डाउन हो गई है, द स्टेट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, बराबर। देश के अंदर सब कुछ बहुत मिसमैनेज हो रहा है बेटा, कुछ भी सही नहीं जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। देश के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत अजीब सी एकदम से अर्थव्यवस्था चल रही है। तो ऐसे टाइम पीरियड के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेटा वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। थर्ड, ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन प्राइजेस देयर इज अ मॉनेटरी वैल्यू इरोजन्स एट दैट फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। अब यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि ड्यू टू द अगर बेटा कंटिन्यूस प्राइस राइज हो रहा है, चीज़ों के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ जा रही है और जो पर्टिकुलर रुपीज़ है उसकी वैल्यूज़ डाउनफॉल चली गई है डॉलर के कंपैरिजन में, यानी कि कंप्लीटली हमारी इकोनॉमी बिल्कुल मिसमैनेज हो गई है, ठीक है। कुछ भी प्रॉपरली एडमिन हो रहा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में बेटा
बराबर। अब कंट्री के आम लोग, अब आपको कोई बोल दे कि 1 किलो टमाटर 200 रुपये में लेके खाओ, बराबर, तो कैसी वो कंडीशन होगी, एक आम इंसान बेटा कैसे रहेगा, बराबर। तो ये तो मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बेटा कि जब हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ को हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, इस तरीके की क्रिटिकल सिचुएशन अगर देश के अंदर हो जाएगी, तो ऐसे टाइम पे भी बेटा कंट्री को बचाने के लिए, एक तरीके से लोगों को सेव करने के लिए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। The central government has been given more power to deal with this emergency. At the time of emergency, India is almost turned into a unitary system. क्लियर बेटा, एमरजेंसी के टाइम पीरियड में हमारा जो कंट्री है वो यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मैंने आपको बोला कि एक तरीके से प्रेसिडेंशियल रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अब देखो बेटा 6 नंबर का पॉइंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम आपने बहुत प्रॉपरली पढ़ा हुआ है, लोअर हाउस, अपर हाउस, ओके, total members. India has a parliamentary system of governance. In a parliamentary system, the parliament is a supreme authority representing the people. The legislature at the union is the parliament. The parliament is the bicameral, means it has a 2 houses. हमारे इंडिया का जो पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारी डेमोक्रेसी कैसी है, पार्लियामेंट्री है। अमेरिका में डेमोक्रेसी कैसी है, प्रेसिडेंशियल है। क्लियर, हमारे डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट सिस्टम बेटा बाय कैमरल है, यानी कि 2 हाउसेज में डिवाइडेड है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ओके, दैट आवर इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज द बाय कैमरल। बाय कैमरल मीन्स 2 हाउसेज, लाइक अ अपर हाउस लाइक अ राज्यसभा एंड लोअर हाउस लाइक अ लोकसभा। ओके, अपर हाउस इज कॉल्ड द राज्यसभा एंड लोअर हाउस इज नोन एज लोकसभा। थ्रू द गवर्नमेंट इज कैरिड ऑन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट एट द यूनियन एंड द गवर्नर इन द स्टेट। यूनियन के अंदर बेटा प्रेसिडेंट के नेम के थ्रू, और स्टेट के अंदर बेटा गवर्नर के नेम के थ्रू प्रेसिडेंशियल रूल यानी कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम चलाया जाता है। क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट के जो सारे पावर्स हैं उसको प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो माने जाते हैं। अब यहाँ देखो कि द यूनियन एंड द गवर्नर इन द स्टेट, एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एट द यूनियन एंड द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर दैट कंप्राइजेज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जैसा कि मैंने आपको बोला कि कहने को तो बेटा जो हेड हैं वो प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट के सारे पावर्स को कौन एंजॉय करता है, एग्जीक्यूटिव हेड यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर के अंडर में कौन काम करता है बेटा, कैबिनेट मिनिस्टर्स काम करते हैं। और ये कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट्स के अंदर उनके पावर्स को एंजॉय करते हैं, यानी कि एक तरीके से अपना वर्क करते हैं। क्लियर। ये पर्टिकुलर जो लेजिस्लेचर के अंदर बेटा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको हम मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, ये हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हम ही ने इनको चूज करके इलेक्शन के थ्रू वहाँ तक भेजा है। द प्रेसिडेंट सिलेक्ट द 12 पीपल हु आर एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम द वेरियस फील्ड फॉर राज्यसभा। जो पर्टिकुलर प्रेसिडेंट है बेटा वो राज्यसभा के अंदर टोटल 12 पीपल को चूज़ करते हैं। ठीक है, 250 पीपल्स होते हैं, जिसमें से 238 चूज़ होके आते हैं बेटा बाय इलेक्शन, क्लियर, इनडायरेक्ट वे में। और 12 पीपल को प्रेसिडेंट डायरेक्ट वे में चूज़ करते हैं। ये जो 12 पीपल हैं बेटा ये अलग अलग तरीके के फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपीरियंस्ड पीपल हैं। ये स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, फिल्म के एक्ट्रेस हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, जिन्होंने अपने फील्ड में बेटा कुछ ऐसा पर्टिकुलर वर्कआउट किया हो, जिनका अनुभव देश को मिला हो बेटा। ऐसे लोगों को, इस तरीके के 12 पीपल्स को यहाँ पे चूज़ किया जाता है और उनको ये पोस्ट राज्यसभा में दी जाती है। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस इन विच 1/3 member retire every 2 years, same number of member for the election. Thus, each member has the 6 years of tenure in Rajya Sabha. Council of State, the power of the Rajya Sabha are less compared to the Lok Sabha, which is special, superior and the decisive. Rajya Sabha cannot be completely dissolved. ठीक है बेटा, अब राज्यसभा के पूरी फिजिक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। राज्यसभा में हमेशा बेटा 1/3 मेंबर, क्लियर,
1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर्स पे रिटायर होते हैं, ठीक है। और जब ये 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं तो 1/3 मेंबर चूज होके आ जाते हैं। क्लियर। तो राज्यसभा का टोटल जो टेनर है बेटा वो 6 ईयर्स होता है। कितना? उसका वर्किंग टाइम पीरियड 6 ईयर्स का होता है। राज्यसभा कभी भी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती है बेटा, बराबर, वो कभी भी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती है राज्यसभा को, इसीलिए परमानेंट हाउस कहा जाता है। अब इस बात को मैं थोड़ा सा एक फिगर वर्क से आपको समझाती हूँ, उस बात को समझने की कोशिश करना। देखो, राज्यसभा बेटा 6 ईयर का टेनर होता है। समझ लो कि 1/3 मेंबर चूज होते हैं तो 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे 2014 से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, समझ लो कि 2014 बेटा, ठीक है, 14 के अंदर 1/3 मेंबर चूज होके आ गए, बराबर। तो समझ लो कि वो चूज हुए, मेंबर्स चूज हुए बेटा। ओके, 1/3 मेंबर चूज हुए, और आगे इसी टाइम पीरियड में बेटा 1/3 मेंबर रिटायर भी हुए होंगे, बराबर। 1/3 मेंबर रिटायर भी होंगे, लेकिन इसी फिगर को आगे जाके समझते। देखो 2014 टू ईयर्स का बेटा वो होता है गैप इसमें, 2016, 2018 और 2020, बराबर, हम ऐसे लेके चल सकते हैं। अब 6 ईयर का टेनर है बेटा। अब ये 1/3 मेंबर जो 2014 में चूज होकर आए हैं बेटा, बराबर, इलेक्ट होकर आए हैं, ये मेंबर्स कब रिटायर होंगे? 2020 में रिटायर होंगे। ओके, अब 2016 में जो मेंबर्स, अब 2016 में जो मेंबर्स चूज होके आए हैं वो 2022 में रिटायर होंगे। पर जितने मेंबर्स रिटायर होते हैं बेटा उतने ही मेंबर इलेक्ट होकर आ जाते हैं। 2018 में जो इलेक्ट होके आए वो 2024 में रिटायर होंगे, बराबर। तो 1/3 मेंबर जब इलेक्ट होते हैं तो 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, यानी कि जिन मेंबर्स का 6 ईयर्स का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है वर्किंग का, वो 1/3 मेंबर्स को रिटायर किया जाता है, और उन 1/3 मेंबर्स की ही प्लेस पे 1/3 मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। यानी कि हम देख सकते हैं बेटा कि राज्यसभा कभी भी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती है, बराबर, उसका टेनर कंप्लीटली कंटिन्यूअसली वर्क करता ही रहता है। ओके, तो आपको पर्टिकुलरली इस फिगर से ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो आप ये देख सकते हो बेटा, जो 16 वाला है बेटा 6 ईयर्स के बाद, बराबर, 2+2+2 यानी कि 2022 में रिटायर होगा। 18 वाला बेटा 2024 में रिटायर होगा, और 20 वाला 2026 में रिटायर होगा। ओके, तो आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, 1/3 मेंबर इलेक्टेड एंड 1/3 मेंबर रिटायर। ओके, कंप्लीटली 6 ईयर्स टाइम पीरियड। राज्यसभा कभी भी कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होती, इसीलिए उसको परमानेंट हाउस माना जाता है। ओके, और इसके बाद के फिर नेक्स्ट पार्ट में बेटा हम इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। ओके।